सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट्स इन कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो नेचर है वो क्या है, किस तरीके से ये डिफाइन होता है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक पहले प्रॉब्लम लेते हैं, समस्या पहले आती है, डेफिनेशन तो बाद में जनरेट होती है। तो क्या प्रॉब्लम हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं जिससे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर हम लोग समझ सकें। उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने जेड इसलिए ले लिया है कि आगे चल करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ही डिफाइन करेंगे। तो हम लिखना चाहते तो एक्स से लिख देते, फिर बाद में हमें जेड करना होता। तो यहाँ डायरेक्टली हमने जेड इसलिए लिख लिया कि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सॉल्यूशन पाएंगे। तो इसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही समझें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जैसा। बस एक्स की जगह जेड लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप लोग द्विघात समीकरण हल करना जानते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि नेचर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखें तो ए बी सी सभी 1 और x की जगह क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल आपको x की जगह z लिखा मिलेगा और a b c को 1 कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आप यहीं a b c को 1 कर लीजिए, x को z कर लीजिए तो यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो नेचुरली ये एक द्विघात समीकरण है और हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या तरीका होता है? श्रीधराचार्यज मेथड। यानी श्रीधराचार्य का नियम क्या कहता है? बाय श्रीधराचार्यज मेथड आप जानते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर हम इसी abc की वैल्यू को यहां रख दें और x की जगह z रख दें तो z की वैल्यू क्या मिलेगी? रखिए abc की वैल्यू b1 है प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1। क्या वैल्यू मिली? अगर हम इसको देखें तो माइनस 1 अपॉन 2 हम सेपरेट कर ले रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 अपॉन 2। ओके, अगर आप देखिए आप इसको तो ये क्वांटिटी माइनस हाफ है और ये है माइनस रूट 3/2। ऑब्वियस सी बात है कि रूट के अंदर एक क्वांटिटी आ गई निगेटिव। अब ये निगेटिव क्वांटिटी रूट के अंदर अगर आ जाए तो ये क्वांटिटी कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम आज से करीबन 2000 साल पुरानी है, जब सबसे पहले 50 AD में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने इस तरीके की समस्या को देखा था तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये माइनस हाफ और उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लस, अगर हम माइनस रूट 3 को देखें तो इसको डिफाइन करने के लिए इसको इस तरह से लिखा गया, इट इज माइनस ऑफ 1 इंटू 3 अपॉन 2। तो इसकी जो क्वांटिटी अंडर रूट में है, जिस वजह से ये क्वांटिटी रियल नहीं है, इसको हम अगर सेपरेट करें तो दिस इज माइनस ऑफ हाफ प्लस अंडर रूट माइनस 1 वाली क्वांटिटी ही हम लोगों के लिए रियल नहीं है। बाकी रूट 3 और रूट माइनस 1 हम दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम रूट 3/2 लिख सकते हैं इनटू दिस मच। दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। यही हमारी समस्या का बिंदु है कि ये अंडर रूट माइनस 1 क्या है। अगर अब हम अंडर रूट माइनस 1 की बात करें तो अंडर रूट माइनस 1 ही वह इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग i से डिफाइन करते हैं, i इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। और यही जो है इमेजिनरी नंबर है
जिसे यूलर साहब ने 1777 में डिफाइन किया था इमेजिनरी यूनिट के नाम से। इसे यूलर साहब ने दिया था। और डिस्कार्टस, वो रेने डिस्कार्टस साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इमेजिनरी टर्म को दिया था। तो ये इमेजिनरी नंबर है और इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, इसलिए जेड की वैल्यू, और यहाँ पे प्लस माइनस हम रख सकते हैं। तो जेड की जो वैल्यू है वो है -12 प्लस माइनस आई √3/2। ये हमारा जो है सॉल्यूशन है। लेकिन अब आप देखें कि क्या इस तरीके का कोई नंबर हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर रियल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास कोई इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं थी। इसलिए इस विशेष तरीके के नंबर को अगर हम देखें तो जिसमें ये -12 √3/2 ये दोनों रियल है, लेकिन आई जो है इमेजिनरी नंबर होने की वजह से ये मिक्सचर है दो नंबर्स का, जिसमें ये पहला जो पार्ट है जिसे हम लोग अगर ये कह लें x, और दूसरे पार्ट में हम लोग प्लस आई टाइम्स ऑफ y। एक्चुअली आई की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, जैसे प्लस आई माइनस आई जैसी कोई चीजें नहीं होती है। आई हमेशा √-1 होता है और आई का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि प्लस आई माइनस आई ये जो है इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, ना तो ये पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा। इमेजिनरी नंबर कैन नेवर बी पॉजिटिव और निगेटिव। सो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि z x प्लस आई वाई टाइप का नंबर, जहां पर x और y इंडिपेंडेंटली दोनों जो है रियल वैल्यूज ही हैं। ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रण। अगर देखें तो ये पहला वाला पार्ट विदाउट आई है, जिसे हम लोग प्योरली रियल कह सकते हैं। तो हम लोग x को जो है, जो इसका जो पहला पार्ट है x, यही हमारा रियल पार्ट है। इसके अंदर दो पार्ट है, एक है रियल पार्ट ऑफ z जिसे हम लोग शॉर्ट में REZ कहते हैं, और दूसरा है y जिसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं, और शॉर्ट में ऐसे हम लोग REMZ से भी दिखाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फॉर्मली किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि जो z की वैल्यू है वो हम लोगों को मिली -12 प्लस आई टाइम्स ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं ±√3/2 ऐसा, जिसको हम लोगों ने अभी अभी देखा कि ये x प्लस आई वाई के नेचर का है, जहां पर x की वैल्यू है -12 और y है ±√3/2। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज रियल है, x और y। लेकिन यहाँ जो ये दोनों क्वांटिटीज हैं, इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसमें जो ये पार्ट है इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। i की वैल्यू हम लोग पहले ही देख चुके हैं, √-1 है। तो ये जो पार्ट है ये प्योरली रियल है, तो हम लोग इसे प्योरली रियल होने की वजह से इसे हम लोग इसका z का रियल पार्ट कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। शॉर्ट में हम लोग इसे REZ, रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग। जबकि हम लोग y को, चूंकि y को इंडिपेंडेंटली हम लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर y i के प्रोडक्ट के साथ है, तो इसलिए हम लोग इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जिसे हम लोग शॉर्ट में IMZ भी कहते हैं। इसे हम लोग रियल पार्ट ऑफ z है तो इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक भाग। जबकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग। तो इस प्रकार से हम इस तरीके के नंबर को, जो कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस आई टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको पूरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए एक तरीके का सेट जनरेट करते हैं, जिसे हम लोग राउंड सी से दिखाते हैं, और इसमें ऐसे सभी z टाइप के नंबर्स होंगे जहां z x प्लस आई वाई है, x और y दोनों रियल है। x बिलोंग्स टू God, y बिलोंग्स टू God, बट
I इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इज एन इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर्स का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। इसका जो कनेक्शन है रियल नंबर से अगर हम लोग देखें तो सारे जो रियल नंबर्स हैं वो इसी के सबसेट्स ही होंगे। बेसिकली आप अगर देखें कि इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो कर देते हैं तो जेड बिकम्स प्योरली रियल, तो जेड इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और एक्स क्या है? रियल है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है जिसका जो है काल्पनिक भाग शून्य होता है। इसलिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि रियल नंबर्स जो भी होते हैं वो सबसेट हैं किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। यानी हमारा जो रिमार्क है वो ये है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम लोग हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं whose imaginary part is zero, whose imaginary part is zero। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग इस बात को देखेंगे कि वाकई में ये रियल नंबर की जैसा ही नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और इसका जो है जो वर्क है, जो कुछ इस पर काम करते हैं, वो नंबर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एल्जेब्रिक एक्सटेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एल्जेब्रिक नंबर का एक्सटेंशन है और इसको हम लोग रियल नंबर को जहां पर रियल लाइन पर प्रेजेंट करते हैं वहीं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं और 2 डायमेंशनल स्पेस में, बल्कि हम उसे कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेसेस है वो 2D का और उससे भी कहीं ज्यादा। तो लेट अस कम एंड सी कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं, क्योंकि ये x प्लस आई वाई का जो नेचर है केवल इससे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर से किस तरह से डिफरेंट है, आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे हम लोग 13 नियम भी कह सकते हैं। अब ये नियम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, इस नियम के अनुसार कोई भी 2 वास्तविक संख्या जैसे a और b हम ले लें, वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, इनमें से कोई एक जरूर होल्ड करेगा। जैसे a ग्रेटर देन b, अगर a और b 2 वास्तविक संख्या है तो या तो a b से ग्रेटर होगा, या a लेस देन b, या a b से छोटा होगा, या थर्ड हो सकता है a इज इक्वल टू b। कोई भी 2 वास्तविक संख्याएं हैं तो उनमें से इन 3 में से कोई एक जरूर होल्ड करेगा। जबकि अगर हम ये देखें हाउएवर, जबकि इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हम कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें z1 z2 जैसे रियल नंबर में होल्ड करता है, तो ऐसे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले लें द अबव लॉ डज नॉट होल्ड, तो ये नियम काम नहीं करता। यानी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, जबकि z1 और z2 बराबर हो सकते हैं। तो अगर केवल एक नियम काम कर सकता है तो 13 नियम तो नहीं हुआ। तो हम इस बात को ये कह सकते हैं कि z1 इक्वल टू z2 इज मीनिंगफुल। मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल z1 इक्वल टू z2 ये इज हाउएवर मीनिंगफुल, यही केवल मीनिंगफुल है। अब ये ऐसा क्यों है, इस बात को आपको जानना चाहिए। तो हम लोग अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर्स को हम लोग रियल लाइन पर प्रेजेंट करते हैं, ये आप सब जानते हैं, रियल लाइन या वास्तविक रेखा। तो वास्तविक रेखा को आप लोग जानते हैं, तो क्या है वास्तविक रेखा? एक ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन यानी क्षैतिज रेखा जिसके ठीक मिड में 0 एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, 0 एक न्यूट्रल पॉइंट होता है और इसके ठीक राइट इनफाइनाइट और इसके ठीक पीछे माइनस इन्फिनिटी होता है। अब इसमें कोई 2 रियल नंबर ले लें, जैसे हम ले लें कि टेक a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 7। तो ऑब्वियस सी बात है 0 के आगे आप 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिए
अब आप बताइए 2 ये है 7 ये है, कौन सा ग्रेटर है 7, यानी 7 विल फॉल राइट टू 2, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 7 है वो ग्रेटर है 2 से। ठीक है, अगर हम कोई भी दो नंबर ले लें डिस्टिंक्ट हो तो एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि भाई इसमें कोई दो नंबर ले लें, हम √2 ले लें, चलिए a की वैल्यू √2 ले लें, b की वैल्यू 5 ले लें, तो भी हम देख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन है ना। कुछ भी आप ले लीजिए, a की वैल्यू हम ले लें -3 और b की वैल्यू ले लें -12, तो अब आप देख सकते हैं कि -12 जो होगा वो बहुत पीछे होगा, तो -3 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन -12। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दो रियल नंबर्स में एक बड़ा एक छोटा होगा, और अगर आप चाहें सेम रख लें तो ऑब्वियस सी बात इक्वल हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये चीज नहीं है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो हम लोगों ने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं देखा ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लॉट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं यानी Z1 एंड Z2 जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में है, दे आर नॉट लाइक रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन। आप लोग इस बात को जानते हैं कि रियल लाइन पर जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं उसमें अगर हम इस तरफ से इस तरफ लेफ्ट से राइट में जाएं तो जितने नंबर्स हैं नंबर इंक्रीज करते हैं। आप देख सकते हैं ना 0 से ग्रेटर 1, 1 से ग्रेटर 2 से ग्रेटर 3, बीच के नंबर्स भी हैं। अगर राइट से लेफ्ट में जाएं तो नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो क्या ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता, तो हमने इसीलिए लिखा कि दे आर नॉट लाइक रियल नंबर्स, दे कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन, दे कैन नॉट बी प्रेजेंटेड लाइक ऑन रियल लाइन। देयरफॉर Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 जैसा सवाल ही नहीं उठता है। अब ये बात और स्पष्ट हो जाएगी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करके देखेंगे। तो हम इसके बाद आइए दिखाते हैं हम आपको कि कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस बार इसको देखा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हम लोग ले लें तो उसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर न दूसरे से बड़ा हो सकता है न छोटा हो सकता है, इक्वलिटी हो सकती है। जैसा हमने एक एग्जांपल में लिया कि अगर Z1 2 + 3i हो और Z2 1 - i हो, तो 2 + 3i का 1 - i से ग्रेटर होना या 2 + 3i का 1 - i से लेस होना, ये दोनों ही मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा ही ना हो ना छोटा ही हो? तो इसका मतलब ये नंबर नहीं है, क्या है ये चीज? तो इसको समझना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है, IITs में पूछा जाता है, हायर लेवल एग्जामिनेशंस में पूछ लेते हैं इसको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है केवल क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, उनको इसकी प्रॉपर्टीज और उसके कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, NDA में, एयरफोर्स में, किसी में भी पूछ सकते हैं। बहुत ही बेसिक बात है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन जब तक हम इसका नहीं करेंगे हमें नहीं समझ में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन जैसा हमने कहा कि रियल लाइन की तरह नहीं होता, इसका रिप्रेजेंटेशन एक प्लेन में होता है। जैसे देखिए ये रियल एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिखाना है। अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो रियल पार्ट को दिखाने के लिए रियल एक्सिस, जो एक्स एक्सिस हम लोगों का यूक्लिडियन प्लेन में था, वो रियल एक्सिस बन चुका है। और जो इमेजिनरी पार्ट है जो आई के साथ है, उसके लिए वाई एक्सिस जो हमारा यूक्लिडियन प्लेन में काम करता है, वहां पर हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बना लेते हैं उसको। और ये जो है आर्गेंट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, जेड प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, गाजियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे मैथमेटिशियंस थे। तो जेड प्लेन तो इसके नाम से स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर स्पष्ट दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए रियल एक्सिस, आप लोग जो एक्स एक्सिस से परिचित ही हैं, तो ये ओरिजिन है, इसके ठीक राइट में पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसके ठीक पीछे नेगेटिव रियल नंबर्स। वाई एक्सिस भी रियल नंबर्स ही हमें प्लॉट करने हैं, क्योंकि हम लोग इमेजिनरी पार्ट इस पर दिखाने जा रहे हैं, ना कि इमेजिनरी नंबर।
जैसे हम x प्लस आई वाई जब लिखते हैं तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर रिप्रेजेंट z इक्वल टू 2 प्लस 3i ऑन आर्गन प्लेन, तो बताइए रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पर? तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 2 है। जो i के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो 3 है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया? 3। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, इसको बहुत केयर से समझ लीजिएगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल ही होते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इन इटसेल्फ अलग से रियल नहीं लिया गया है, इसके साथ एक i है जो प्रोडक्ट में है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। अब हम अगर इसको प्लॉट करें तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z ये है 2 यूनिट, ठीक, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पर देखिए तो क्या है 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले जैसे x, y प्लॉट करते थे बच्चों, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि 2, 3 कहाँ है। तो ऑब्वियस सी बात है यही पॉइंट है जो 2, 3 है, लेकिन ये तो एक सिंपल कार्टेशियन पॉइंट है x, y जैसा, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ये पॉइंट हमारा जो है ये लोकेशन है जहां हम जो है इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को पाएंगे 2 और 3 को। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वल टू 2 प्लस 3i है, इसको प्लॉट करने के लिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं p एक सेकेंड के लिए। तो ओरिजिन से इस पॉइंट p को मिला लेते हैं, हम ब्लू मार्कर से इसको बना देते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये वेक्टर OP है, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन से पॉइंट P को हम मिलाएंगे और इसके साथ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है OP। ये जो Z है इक्वल टू 2 प्लस 3i, ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i होगा। यानी आप देख सकते हैं कि OP वेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देख सकते हैं कि मामला तो यहां बदल गया, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये एक वेक्टर स्पेस 2 प्लस 3 है, ये हमारा वेक्टर स्पेस है, ये जो 2D में हम लोग देख रहे हैं, और 2 प्लस 3i बिहेव्स लाइक एज अ वेक्टर। जैसा हम लोगों ने बच्चों पोजीशन वेक्टर पढ़ा था कि अगर हमें OPR वेक्टर मान लें एक सेकेंड के लिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर R हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको P के साथ ब्रैकेट में Z की तरह से दिखाएंगे। आगे चलकर हम इसी को कहेंगे एफिक्स ऑफ पॉइंट P, एफिक्स ऑफ पॉइंट P। क्लियर? अब हम लोग देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर अगला हम ले लें 1 माइनस आई, तो इसी तरह से 1 माइनस आई भी प्लॉट कर सकते हैं। तो 1 माइनस आई में रियल पार्ट 1 है और माइनस आई में इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें इस तरह से तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए हमने z इक्वल टू 2 प्लस 3i लिया है, तो इसको z1 मानकर चल रहे थे तो z1 लिख लेते हैं। तो z2 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस आई। मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों वेक्टर्स में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? तो मैग्नीट्यूड की बात अगर करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो हम पूछ नहीं रहे, हम तो पूरा वेक्टर की बात कर रहे हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि नॉर्थ डायरेक्शन बड़ी है कि साउथ, तो आपका जवाब क्या होगा? जरूर हंसी की बात है ना कि डायरेक्शन में कोई जो है बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। तो जब वेक्टर को कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंपेयर किया जाता है। आप जानते हैं दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ग्रेटर और लेस वेक्टर्स में नहीं होता, वेक्टर के मैग्नीट्यूड में होता है। यही इस सवाल का जवाब है कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते। अब जैसे इसका नाम हम दे सकते हैं OQ, तो क्या है आप ये देखिए OQ वेक्टर हम मान लें, जिसे हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए Z1 कह लेना, ठीक है। और ये Z2 हमारा जो था जिसे हम लोग 1 माइनस आई कह रहे हैं, हाँ, ये OQ वेक्टर में, ये तो वैसा सवाल हो गया कि OP वेक्टर बताओ OQ वेक्टर से बड़ा है या OQ वेक्टर बड़ा है OP वेक्टर से। तो आप कोई भी होगा ये कहेगा ये तो मीनिंगलेस है, मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। आज तक किसी को आपने सोचा इस तरह से कि दो वेक्टर में पहला वेक्टर बड़ा दूसरा? हाँ, आप मैग्नीट्यूड की बात अगर करते कि OP वेक्टर का मान बड़ा है OQ वेक्टर से, तो ये बात सही थी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में तो फिर मॉड लगाना पड़ेगा। अब आपको सवाल का जवाब भी मिल चुका होगा कि ये कैसे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं होते, उनका मैग्नीट्यूड बड़े या छोटे हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड है जो हम लोग इसका निकालेंगे अभी, और दूसरा इसका एंगल है, डायरेक्शन है, जिसे हम लोग डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था।
तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में डिफाइन करने के लिए इस तरह से देखते हैं। तो फाइनली हम लोग इस तरह से जो बनाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो यहाँ पर हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ पर जब डिफाइन करते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है वो x है और ये पार्ट हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है ये है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो कि अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम जनरल नेचर का, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो इन जनरल हम 2 की जगह x ले लें y और 3 की जगह y ले लें तो वो कैसा दिखेगा, उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक्सप्लिसिटली आपको दिखा देते हैं। मॉडुलस क्या है, आर्गुमेंट क्या है, यानी डायरेक्शन क्या है, सारी बातें हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमने देखा था एग्जांपल में कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहते हैं कि किसी भी जनरल नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, उसका मॉडुलस जिसे हम लोग मापांक कहते हैं, आर्गुमेंट जिसे हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब x रियल पार्ट है, मान लीजिए कि x यूनिट लेंथ ये है ON के इक्वल, और y इमेजिनरी पार्ट है, y एक्सिस पर ये लेंथ y है। हम यहाँ से जब x कामा y को प्लॉट करेंगे तो इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, यही हमारा x कामा y है। हमने fx के रूप में z रख दिया है जैसा हमने आपको बताया। तो x ये y ये, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बताया, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दीजिए, डायरेक्शन किधर से, इधर, ओरिजिन से इस पॉइंट की ओर, जैसे पोजीशन वेक्टर पॉइंट p का होता है उसी तरह से। तो OP वेक्टर यही z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, हम लोगों ने देख लिया है। अब मॉडुलस क्या है, मॉडुलस का मतलब होता है जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मॉड किसे कहते हैं, उस वेक्टर की लेंथ को कहते हैं। तो ये हमारी जो लेंथ है यही जो है क्या है, इसका मॉडुलस है। इसे हम मॉड ऑफ z से भी दिखाते हैं, या इसे हम लोग कभी कभी r से भी लिख देते हैं, ये है इसका मॉडुलस। अब दूसरी बात है आर्गुमेंट या कोणांक। कोणांक जो है हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके ठीक बाद। अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये जो वेक्टर OP है, रियल एक्सिस यानी ये जो है जो वास्तविक अक्ष है, इससे जो है जो कोण बना रहा है वो कोण क्या है, थीटा, यही इसका कोणांक है। लेकिन कोणांक पर चर्चा हम लोग अभी इसके बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग पहले मापांक पर अपना दिमाग रखेंगे कि मापांक क्या है। तो मापांक क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ये लेंथ। अब इस लेंथ को देखें तो हम लोग इस ट्रायंगल में, मॉडुलस में हम लोग जो निकालना चाह रहे हैं, तो ये ट्रायंगल हमारे पास ONP है 90 डिग्री का। तो देखिए OP बराबर क्या है, मॉड z, यही मॉडुलस है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो OP स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। तो मॉड z यही है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो इसका रियल पार्ट है z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, या आप इसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कह लीजिए। तो मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। जनरली ऐसा ही लिखना चाहिए, x और y की जगह तो कुछ भी हो सकता है। तो मॉड z को हम लोग अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर कह सकते हैं, या अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम एक देख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, क्योंकि ये जो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का रूट है, और लेंथ कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है। इसको स्पष्ट करने के लिए आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i का मॉड क्या होगा। z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i का मॉडुलस अगर चाहिए तो आप देखिए मॉड ऑफ z हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। आप बताइए रियल पार्ट ऑफ z कितना है यहाँ पर 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसमें क्या है रूट 3 जो i के साथ प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू देखें तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी अंडर रूट 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 2। और आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेना है। ऐसे रूट में माइनस भी लोग लिख सकते हैं, लेकिन माइनस आप नहीं लेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग अभी ये देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या है। हम लोगों को आर्गुमेंट निकालना था, तो आर्गुमेंट
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का है, या इसे हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। तो इसे शॉर्ट में ए आर जी आर्गुमेंट जेड भी कहते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ओपी का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, रियल एक्सिस के यानी वास्तविक अक्ष के धनात्मक दिशा से, पॉजिटिव। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आप देखिए कि ये जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ओपी है, इसका जो है आर्गुमेंट क्या होगा, रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से यानी इसके धनात्मक दिशा से जो ये कोण बनाती है रेखा ओपी, वही कोण इसका कोणांक है या आर्गुमेंट है। लेकिन ये ध्यान है कि रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से ही एंगल लेंगे। अब ये दो तरह से ले सकते हैं, या तो हम एंटी क्लॉक चलेंगे, घड़ी के सुइयों के विपरीत चलेंगे, घड़ी की सुई के अगेंस्ट, या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से किसी और कोऑर्डिनेट में है तो हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। तो हम दिक्कत ये हो सकती है कि हम ये कैसे मान लें कि कितना कोण है, जैसे मान लीजिए 45 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा को निगेटिव ले लेंगे। इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा कि इधर मूव करना है रियल एक्सिस से। तो थीटा हमारा पॉजिटिव होगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे, निगेटिव होगा अगर हमारा क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे। तो हम निगेटिव में या पॉजिटिव में कुछ भी जा सकते हैं, कितना भी एंगल घूम सकते हैं, पूरा घूम जाए 360, 720, कितना भी हो सकता है, जितनी रियल वैल्यू हो सकती है। तो पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, निगेटिव में भी, माइनस में भी कुछ ले सकता है, -360, -720 एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो पूरी रियल वैल्यू ले सकता है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्गुमेंट को हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं जिसे कहते हैं जनरल आर्गुमेंट, ठीक है, तो व्यापक पूर्णांक कह लीजिए। अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाए, हमने एक केस लिया है जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है 0 से 90 में है। क्योंकि आप अलग अलग एंगल पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आर्गुमेंट निकालेंगे तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम पहला एक केस ले रहे हैं कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो उसमें जो एंगल होगा जाहिर सी बात है 0 से अधिक होगा, 90 से कम होगा या इक्वल हो सकता है। तो इसका जो एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस होता है। कैसे, जरा देखिए, हम लोगों ने अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओपी लिया था जिसे हम लोग z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई कह रहे थे। अगर देखा जाए तो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई यही है, इसका जो है एंगल थीटा ये है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर pn इज टू बेस ON, तो pn अपॉन IN क्या हो जाएगा y बाई x। y हमारा इमेजिनरी पार्ट है तो IMZ, x रियल पार्ट है तो रियल पार्ट ऑफ z। तो थीटा की वैल्यू tan थीटा अगर y बाई x है तो थीटा हम लिखेंगे tan इनवर्स y बाई x टू द मॉड, ठीक है। मॉड के इसलिए क्योंकि एंगल जो है थीटा अगर पॉजिटिव 0 से 90 में तो tan थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेंगे। तो या हम tan इनवर्स y की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x की जगह रियल पार्ट ऑफ z हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। चलिए आइए इस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3i ले लें, आप बताइए अगर z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3i ले लें तो यहाँ पर जो आपका x है वो क्या है, 1 है, पॉजिटिव है। y हमारा क्या है, रूट 3 है, वो भी पॉजिटिव है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, क्योंकि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये बात जानना जरूरी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के नाते इसका जो है एंगल हुआ 0 से 90, इसी बीच में होगा। और इस केस में अभी आपने समझ लिया कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, y बाई x। देख लीजिए, तो यहाँ पर इस तरह से समझ लीजिए कि ये y की वैल्यू रूट 3 हो और x की वैल्यू 1 हो, तो आप ये वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा बताइए। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू pn अपॉन ON के हिसाब से, y बाई x के हिसाब से बताइए क्या वैल्यू लेगा, y की वैल्यू रूट 3, x की वैल्यू 1। तो बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स रूट 3। मुझे आप बताइए tan थीटा रूट 3 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 3। यानी आप ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज पाई बाय 3। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कैसे आर्गुमेंट निकालेंगे, मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स को समझना होगा। और हम लोगों ने अभी एक फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा है, वो है कार्टेशियन फॉर्म। थीटा और मॉड का इस्तेमाल हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे
कि कैसे हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और कैसे हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्प्लेक्स नंबर।